हेलो, नमस्कारम। मेरा नाम डॉक्टर रजित रावत है। मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ एट आगरा हार्ट सेंटर, आगरा। आज ये वीडियो बनाने का एक बड़ा सिंपल सा उद्देश्य है। एक सेकंड, चाय पी लूँ। बहुत बार मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि स्पेशली फ्रॉम यंग पीपल जो थोड़े एक्टिव होते हैं ऑन सोशल मीडिया या व्हाट डू यू से ऑन गूगल, कि हार्ट अटैक का दर्द होता कैसा है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जो इंटरनेट पे हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये कह लीजिए कि इट इज़ इनकम्प्लीट और मे बी नॉट इनकम्प्लीट बट इट इज़ वेरी रैंडम। एक जगह पे कहीं पर भी कुछ प्रॉपरली दिया नहीं हुआ है, विच ऑफन लीड्स टू मिस डायग्नोसिस अगर पेशेंट खुद ही अपना वर्डिंग से डायग्नोसिस करने की कोशिश करें। बहुत यंग पेशेंट्स या आज की डेट में हम देख रहे हैं कि एल्डरलीज अपने जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं उनको गैस की समस्या मान के चल रहे हैं। बड़े एंड टाइम तक वो गैस ही बोलते हैं। और में भी हो सकता है कि गैस की प्रॉब्लम पहले रही हो, बट हार्ट की प्रॉब्लम्स के कुछ टिपिकल लक्षण होते हैं और जो टिपिकल नहीं होते हैं हम उनको एटिपिकल एंजाइना कह लेते हैं या फिर जिनको एंजाइना इक्विवेलेंट्स कह लेते हैं। आपको अगर आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट से कभी मिले होंगे, मेरे हिसाब से 1 या 2 मीटिंग में तो कम से कम उन्होंने एंजाइना वर्ड यूज़ किया ही होगा। ये हमारे स्पाइनल लेवल में ही एक तरीके से एंजाइना शब्द का प्रयोग है। एंजाइना कुछ नहीं होता है। एंजाइना इज़ टू सिंपली पुट इट इज़ अ कार्डिक पेन। पेन ऑफ कार्डिक ओरिजिन इज नोन एज एंजाइना। पेन और भी कई तरीके के हो सकते हैं, या वहीं पर छाती में ही किसी और तरीके की पेन हो सकते हैं। पर अगर जो पेन अगर इफ़ इट इज़ अज्यूम्ड टू बी ऑफ अ कार्डिक ओरिजिन तो उसको एंजाइनल पेन कहते हैं। एनीवेज, तो लेट अस डिस्कस। मेरी चाय भी थोड़ी गर्म है तो मैं चुस्की ले लूँगा। सो सिंपली पुट, जो कार्डिक पेन होता है, टिपिकल एंजाइनल पेन की बात कर रहा हूँ पहले, एटिपिकल की बाद में करूँगा। जो टिपिकल एंजाइनल पेन होता है इट इज़ मल्टी डर्मेटोमल इन और व्हाट यू से इन डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टी डर्मेटोमल इन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से नॉर्मली समझाएं कि वो कभी ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, या इट इज़ पिन पॉइंट बहुत अनलाइकली होते हैं कि ऑफ कार्डिक ओरिजिन हो, बट स्टिल दे शुड बी इवेल्युएटेड नॉनदलेस। बट जो क्लियर कट जो कार्डिक होता है इट इज़ नॉट पिन पॉइंट कि भाई यहाँ पर ऐसे नहीं। इट इज़ पेशेंट हर समय ऐसे बताएंगे, मतलब छाती में दर्द हो रहा है, इधर हिस्से में दर्द हो रहा है, इधर हिस्से में दर्द हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है, राइट हो रहा है ना, या फिर हाथ में दर्द हो रहा है, हाथ में सुन्नपन आ रहा है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो या दोनों में हो। अच्छा, ये और एक आपको बता दूं, भ्रामक बातें हैं कुछ जो गांव में थोड़ी सी फैली हुई हैं कि जो हार्ट का पेन है हर समय लेफ्ट साइड में होता है। ऐसा कुछ नहीं है। हार्ट का पेन लेफ्ट में, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट भी हो सकता है, राइट साइड ऑफ द चेस्ट भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड में भी जा सकता है, राइट हैंड में भी जा सकता है, पीठ में भी जा सकता है, पेट की तरफ जा सकता है, इवन जबड़े तक जा सकता है। जो हमारी नाभि होती है, एक मैसेज आया, इसको हटाया जाए, कैसे हटाते हैं, ओके। तो हमारी नाभि तक वो जो हार्ट का जो पेन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लेफ्ट में ही होना चाहिए पेन, बिल्कुल नहीं। तो अगर आपका जो दर्द है वो मल्टी डर्मेटोमल है, सिर्फ एक जगह पे नहीं है ना, एक थोड़े बड़े हिस्से में है। अगर पेशेंट ने कभी भी, है ना, अगर इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है कि थोड़ा जो जैसे किसी ने दिल को जकड़ा हुआ है, दिल पे भारी बनाया हुआ है, जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो, तो वो एक कार्डिक पेन होता है, अनलेस एंड अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। कार्डिक पेन के और भी कुछ वो हो सकते हैं, साथ ही साथ सांस भी फूल सकती है, बेचैनी, घबराहट, पैल्पिटेशन। पेशेंट को अंदर से कभी कभार एक सेंस ऑफ डूम आ जाता है। सेंस ऑफ डूम को कहते हैं कि ऐसा लगता है कि भाई अब वो बच नहीं पाएगा। वो भी एक तरीके का कार्डिक पेन ही है ना। ये बॉडी को खुद ही रियलाइज़ होने लगता है कि साहब गड़बड़ ज़्यादा है, और ये कार्डिक पेन होता है। कार्डिक पेन वो भी पेन होता है
कि अगर चलने पे छाती में भारी बना है या थोड़ा सा कुछ काम किया, हल्का सा कुछ वजन उठा लिया, होता है ना, छोटा मोटा कुछ सीढ़ी वीढ़ी कर लिए, छाती में भारीपन आ गया, थोड़ी देर बैठे ठीक हो गया, ये भी हार्ट की जो पेन होता है, एंजाइना पेन, मैं आगे इस वीडियो में जब एंजाइना पेन बोलूँगा तो एंजाइनल पेन के लक्षण होते हैं। स्पेशली जो एल्डरलीज होते हैं या क्या लीजिए डायबिटिक्स होते हैं, जिनको डायबिटीज़ की परेशानी हो, शुगर बढ़ी हुई हो, करीबन 20 से 30% लोगों में ये पेन नहीं होता है। तो फिर कैसे पता चले कि भैया ये कार्डिक है? उन लोगों में घबराहट हो सकती है, एकदम अचानक से घबराहट हो गई साहब, एकदम अचानक से पसीना छूट गया, एकदम अचानक से सांस फूलने लगी। इनको अगर सिंपल टर्म्स में बोलें या सिंपल टर्म्स तो नहीं, मेडिकल टर्म्स में बोलें तो इनको कहते हैं एंजाइनल इक्विवेलेंट। ये एंजाइना नहीं है, बट उसकी जो श्रेणी है वो एंजाइना के तौर पे ही देखी जाएगी साहब, वो उसी कैटेगरी में फिट होंगे। वो इस वजह से क्योंकि जो हमारे सेंसरी जो नर्व्स होती हैं उम्र के साथ साथ या डायबिटिक्स में वो बड़ी कमज़ोर पड़ जाती हैं, थोड़ी सी न्यूरोपैथी टाइप की हो जाती हैं। उनमें नसें जो हमारी सेंसरी हैं वो थोड़े ढंग से काम नहीं करती हैं, तो वो कुछ कुछ लोगों में पेन जो होता है वो उतनी अच्छी तरीके से भांप नहीं पाती हैं, और अगर भांप भी पाती हैं तो एक्चुअली में जितना पेन हो रहा होगा उससे कम ही भांप पा रही हैं, तो उनमें एंजाइनल इक्विवेलेंट जो होता है वो हो सकता है। सर्दियों में गर्म चाय बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एनीवेज, तो अब आपको एंजाइनल पेन हो गया है। अगर आपको चलने पे आपको पता है कि भाई मैं 100 मीटर चलता हूँ, 1 या 2 मंजिल चढ़ता हूँ, तो मेरी छाती में भारीपन या दर्द हो जाता है, चाहे वो हाथ में हो, लेफ्ट राइट जो भी है ना, पीठ ऊपर जबड़े की तरफ, तो उसको कहते हैं क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना। क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना में वी कैन स्टिल उनको थोड़ा टाइम दे सकते हैं कि आप मेडिकेशन स्टार्ट करके देखें। वी कैन डू अ CT कोरोनरी एंजियोग्राम, वी कैन डू इको टेस्ट। अगर दवाइयों पे पूरी तरह आराम नहीं मिले तो हो सकता है एंजियोग्राफी भी करनी पड़े। एंजियोग्राफी इन पेशेंट्स में थोड़ा पहले भी की जा सकती है अगर ECG में बड़े ड्रामेटिक से चेंजेस आए या पेशेंट के जो लक्षण हैं वो थोड़े लग रहा है कि भाई इनमें गंभीरता ज़्यादा है, तो डायरेक्ट एंजियोग्राफी में भी लिया जा सकता है पेशेंट। पर जो प्रोटोकॉल कहता है वो सिंपल सी बात है कि आप पहले दवाई चालू करके देखें, अपना ECG करवाएं, अपना इको करवाएं। अगर आप स्टेबल हैं, इको में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन ऐसा नहीं आ रहा है, ECG में कोई ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं आ रहा है और आप चल सकते हैं और कमांड्स फॉलो कर सकते हैं, तो आप एक TMT टेस्ट करवा लें। TMT टेस्ट के बाद वी कैन डू अ एंजियोग्राफी। CT कोरोनरी एंजियोग्राफी बहुत सारे आजकल क्या होता है ना, कुछ फैट्स चल जाते हैं कि भाई आजकल इसका दौर चल रहा है। CT कोरोनरी एंजियोग्राफी, आई एम अ फैन ऑफ CT कोरोनरी एंजियोग्राफी, बट कुछ लिमिटेशन हैं CT कोरोनरी एंजियोग्राफी के कि CT कोरोनरी एंजियोग्राफी के बाद भी अगर उसमें कुछ निकलता है तो आपको इन्वेजिव एंजियोग्राफी जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो करवानी होती है। सिंपली पुट, क्योंकि अगर आपको मतलब नॉन क्रिटिकल डिजीज़ है तो फिर तो नहीं करवानी पड़ेगी, बट अगर आपका क्रिटिकल डिजीज़ है तो फिर मतलब वो क्या बोलते हैं, रीवैस्कुलराइजेशन की जो स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ इन्वेजिव कोरोनरी एंजियोग्राफी पे ही डिसाइड हो सकती है, वो CT कोरोनरी एंजियोग्राफी पे डिसाइड नहीं हो सकती। तो यू कैन से दैट CT कोरोनरी एंजियोग्राफी इज़ अ वेरी गुड टेस्ट टू रूल आउट critical from non-critical disease, but if there is a critical disease तो you will have to have an invasive coronary angiogram। इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है, बड़ा ब्लैक एंड वाइट वाली बात है कि भाई ये है तो है, नहीं है तो नहीं है ना। तो इन्वेजिव एंजियोग्राफी अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में। ये मैं आपसे बड़ा हार्ट टू हार्ट बात कर रहा हूँ, जो मैं रोज अपनी OPD में या आई थिंक मोस्ट ऑफ द कार्डियोलॉजिस्ट दे फेस वही क्वेश्चंस होते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंट्स तो उनके लिए तो क्वेश्चन नए हैं, हमारे लिए तो वही सब पुराने क्वेश्चंस हैं। सो एनीवेज, तो आपने क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, तो क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना में पेशेंट कैन गिव सम टाइम, बट अगर आपको बैठे बैठे एकदम छाती में दर्द हुआ जो थोड़ी देर के लिए हुआ, लास्टेड फॉर मोर देन 10 to 20 मिनट्स और 10-20 मिनट से ज़्यादा हुआ,
और पेन वैसा ही हुआ या फिर उससे ज़्यादा तीव्रता से हुआ जो पहले होता था आपको, कभी आपको पहले होता होगा, ये थोड़ा बहुत इग्नोर हो गया, पर अब जो हुआ पेन वो पहले की ज़्यादा तीव्रता में हुआ। और ये वही पेन था जो पहले होता था और बड़े मिनिमल एक्सर्शन पे होने लगा। मिनिमल एक्सर्शन कहने का मतलब है कि पहले मैं 100 मीटर चल पाता था, उसके बाद दर्द होता था, या 200 मीटर 500 मीटर जो भी है। अब मैं यहाँ से बाथरूम जा रहा हूँ, उसमें ही दर्द हो रहा है। दिस इज ऑल्सो अनस्टेबल एंजाइना, डिजीज़ बढ़ गई है साहब। तो उसमें आपको तुरंत सीधे एंजियोग्राफी करवाइए, ट्रोपोनिन का टेस्ट करवाइए, ईसीजी ईको तो होना ही है, बट सीधे इसमें एंजियोग्राफी का ही रोल है। और मेडिकेशन ऑब्वियसली बढ़ानी है। जो लोग एस्टैब्लिश्ड जिनको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, जो बढ़िया वेल कंट्रोल चल रहे हैं दवाइयों पे, वेल कंट्रोल दवाइयों पे चल रहे हैं, कहने का मतलब है कि अभी मेरे को नाइट्रेट चल रही है, फॉर एग्जांपल आई एम गेटिंग बहुत बढ़िया अच्छा नाइट्रोग्लिसरीन, आई एम टेकिंग नाइट्रेट्स, मेरे बीटा ब्लॉकर्स या मेरा सब कुछ कंट्रोल चल रहा है, मैं एस्पिरिन ले रहा हूँ, क्लोपिडोग्रेल या टिकाग्रेलॉर। बट अब जो पेन की रिक्वायरमेंट है, पहले क्या होता था कि मेरे को जो पेन होता था वो महीने में 3 या 4 महीने में एक बार मुझे सबलिंगुअल एक नाइट्रोग्लिसरीन होती है टैबलेट, जो बहुत बार कार्डियोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करेंगे कि भाई पेन ज़्यादा हो, जीभ के नीचे रख लिया, लेटे और जीभ के नीचे रख लिया, 5-10 मिनट ठीक हो जाएगा। पर अब जो है मुझे पेन तो वैसा ही होता है, बट ये जो सबलिंगुअल नाइट्रेट की जो रिक्वायरमेंट है, जीभ के नीचे रखने वाली रिक्वायरमेंट है, वो थोड़ी बढ़ गई है। ये बड़ा नोट करने वाली बात है साहब कि अब जो है डिज़ीज़ का प्रोग्रेशन, अब वो क्योंकि ठीक हो जाता है तो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, बट ये भी चीज़ डिज़ीज़ का प्रोग्रेशन बताता है कि आपको जीभ के नीचे कितनी बार रखने पड़ा वो सबलिंगुअल नाइट्रेट। सबलिंगुअल अंग्रेजी वर्ड है, और से जीभ के नीचे सबलिंगुअल, ओके। तो सबलिंगुअल नाइट्रेट आपको कितनी बार रखना पड़ा, ये भी आपका डिजीज़ का प्रोग्रेशन बताता है कि भाई परेशानी बढ़ रही है, दवाइयों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ रही है। सबलिंगुअल नाइट्रेट इज एन इमरजेंसी ड्रग, है ना, तो वो इमरजेंसी मेरे को बार बार आ रही है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पेन के साथ, ये जो एंजाइना पेन के साथ अगर पसीना आ गया तो इट इज़ समथिंग वेरी बैड। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ ड्यू टू हार्ट अटैक। ज़रूरी नहीं है कि पसीना आए, अच्छा हल्का फुल्का, ये नहीं कि छोटा मोटा 1-2 बूंद आ गई, उसका पसीना होता बढ़िया, पूरा माथा भीग जाएगा, या एकदम जैसे होता है ना कि पसीने ही छूट गए, तो वो हो जाएगा, कपड़े जैसे भीग गए, तो उस टाइप का पसीना, है ना, वी टॉकिंग अबाउट दैट लेवल ऑफ पसीना। तो ये हार्ट के जो पेन होते हैं कुछ इस तरीके के होते हैं। जो टिपिकल जो पेन होता है ना, ये दबाने पे रिप्रोड्यूस हो रहा है, वो जनरली कार्डिक ओरिजिन का नहीं होता। अरे ये और समझा दूँ मैं, क्यों मैं जनरल पब्लिक को, कि कोई ना मेडिकल साइंस में देयर इज़ नो हार्ड, और ये कोई हार्ड चीज़ नहीं कि रूल ऑफ थंब पे काम करते हैं कि 99% यही सिम्टम्स होते हैं, बट 1 या 2% लोगों में थोड़े और अजीब से ही सिम्टम्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ बीन नोटेड एंड वेरी वियर्ड, वेरी स्ट्रेंज, नॉट वियर्ड, कि जो एल्डरली होते हैं, जो बहुत एल्डरली होते हैं, उनको कभी कभार एकदम कमजोरी आ जाती है। उनको ना पेन हो रहा है चेस्ट में, ना क्या कहते हैं सांस फूली, ना घबराहट हुई, ना एकदम कमजोरी सी आ गई। कभी कभार वो भी कार्डिक निकलते हैं कार्डिक प्रॉब्लम के साथ। तो आप अपना कार्डिक जो वो है उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। अगर आपको कभी ऐसा पेन या इस टाइप के जो सांस फूलना, बैठे बैठे चलने पे भी सांस फूलना। अच्छा एक और चीज़ बता दूँ कि बहुत बार मेरे पास ऐसा होता है कि 40 इयर्स 45 इयर्स ओल्ड पेशेंट्स आते हैं वो से कि पहले तो मेरी ऐसी कोई सांस वांस नहीं फूलती थी, पर अभी 5-6 महीने से थोड़ा अस्थमा बनने लगा है। तो ये कौन सा अस्थमा है जो 40-45 साल की उम्र में बन रहा है, पहले क्यों नहीं बन रहा था? कुड बी COPD, बट
किसी भी पेशेंट को अगर लाइफ में कभी भी सांस फूली हो, है ना, एंड इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एस्टैब्लिश्ड कॉज लाइक फॉर एग्जांपल COPD और निमोनिया, है ना, या ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, तो उनका एक कार्डियक एवैल्यूएशन होना ही चाहिए। बहुत बार ऐसे पेशेंट्स हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन के होते हैं, जिनको सांस फूलती है, थोड़ा दूर चलते हैं, LA जो प्रेशर होता है, लेफ्ट एट्रिया का जो प्रेशर होता है वो बढ़ने लगता है, फेफड़े में थोड़ा सा LA प्रेशर बैक मारता है, तो फेफड़े में थोड़ा सा पानी बनने लगता है, सांस फूलने लगती है, रेस्ट लिया, सांस ठीक हो गई। दिस इज नॉट अस्थमा, दिस इज अ कार्डियक डिजीज़, कार्डियक प्रॉब्लम है, इसका बहुत बढ़िया इलाज है, उसका इलाज करवा लेना चाहिए। शरीर को बेफालतू में कहते हैं ना, जोर नहीं देना चाहिए। चाय पीना चाहिए। खैर मैं बिना दूध की चाय पीता हूँ और बिना शक्कर वक्कर शुगर वुगर की चाय पीता हूँ। और स्ट्रेस लेवल अपने कम रखें। जब भी आपको कोई चेस्ट पेन या एंजाइना पेन या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कह लेंगे, सांस फूल रहे या एकदम घबराहट सी हो, पैल्पिटेशन हो, ऐसा लगे कि दिल की धड़कन अब महसूस होने लगी है। पैल्पिटेशन को कहते क्या है कि अपना वंस एबनॉर्मल अवेयरनेस ऑफ वंस ओन हार्ट बीट। हम लोगों को ना जनरली, नॉर्मल आदमी को ना अपनी हार्ट बीट पता नहीं पड़ती है कि भाई हमारा दिल धड़क रहा है, नहीं पता चलता है। पर अगर आपको पता चलने लगे कि मेरे को दिल ना धड़कना और फील हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, दिस इज पैल्पिटेशन, ये घबराहट है। तो पैल्पिटेशन हो, कभी सांस फूले, कभी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, चाहे चलने पे हो, बैठे बैठे हो जाए, चेस्ट पेन हो, तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिएगा। कभी कभी ना लाइफ इतनी फ्रेजाइल है कि आपको शायद ऊपर वाला दोबारा मौका ना दे, तो इट इज़ बेटर कि यार दवाइयाँ तो जल्दी चालू करवा ली जाए। एंड अपना थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए, तेल की चिकनाई, मिर्च मसाले थोड़े कम रखें, हल्का सा अनलेस एंड अनटिल आपको बोला गया हो स्पेशली, तो हल्का सा नमक की मात्रा थोड़ा सा कम रखें। ऑलिव ऑयल इज़ गुड। जो लोग ऑलिव ऑयल से अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे कि सरसों का तेल भी इज़ वेरी गुड। आई वुड नॉट से कि घी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए ऐसा है कि जो हमारे जो गांव के वो हैं, अरे गांव वाले जो होते हैं होते बड़े स्ट्रांग हैं, चाहे कुछ भी कहिए, तो वो बोलते हैं कि भाई अगर घी भी नहीं लेंगे, मलाई खोया नहीं खाएंगे तो कमज़ोर नहीं हो जाएंगे। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई देखो ऐसा है कि जंगल में शेर भी होते हैं, हाथी भी होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि हम चाहे कितने भी स्ट्रांग हो जाएं, हम शेर या हाथी से ज़्यादा स्ट्रांग हो पाएंगे। तो कौन सा हाथी कौन सा शेर वो खाता है घी? कोई नहीं खाता, है ना। तो इट इज़ जस्ट दैट कि हमारे मन में थोड़ी सी भ्रांतियाँ तोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट अगर आपको प्रॉब्लम ये चालू हो गई है तो वह तो तोड़ ही दीजिए, है ना, जल्दी तोड़ दीजिए। और मैं तो बोलता हूँ यंग जनरेशन को भी कि आप भी इन चीज़ों से थोड़ा सा बचें, बाहर का थोड़ा सा कम खाएं, घर का खाना बढ़िया है अपना, है ना। मतलब ऊपर से सब्जियों में तेल नहीं तैरते हुए दिखना चाहिए, और ज़्यादा मिर्च मसाले कम, मतलब मिर्च मसाले थोड़े से कम ही रखना, और रेगुलर एक्सरसाइज, योगा करिए। आई थिंक वॉकिंग एंड रनिंग इज़ वेरी गुड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कार्डियक डिजीज़। अगर आपको एक बार हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, फिर तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिल के ही भैया बात करना कि भैया सर मैं कितना चल लूँ, मैं कितना काम करूँ, वो आई थिंक बेटर बता पाएंगे आपके प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए। पर अगर जो अपेरेंटली यंग लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आगे चल के उनको हार्ट डिजीज़ से बचना है, तो आई वुड से कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आलू थोड़ा कम कर दीजिए, हल्का सा चावल कम कर दीजिए, बैगन, अरबी, ये थोड़ा कम कर दीजिए। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज एंड वॉक तो मैंने बोला ही है आपको। रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप जिम में जाके क्या कहते हैं उसको, वेट लिफ्टिंग करें। इट इज़ जस्ट दैट आप फिट रहने चाहिए।
जैसे मेरे को 20 मिनट हो गए हैं ऑलमोस्ट ये वीडियो पे बोलते हुए, तो आफ्टर एवरी 30 मिनट्स ऑफ सिटिंग डाउन, आप टेक 2 और 5 मिनट्स ऑफ टाइम, स्ट्रेच करिए, थोड़ा सा अपनी बॉडी को हिलाइए। कंप्यूटर के सामने कितना बैठेंगे। आजकल कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, और मैं नहीं बोलता हूँ, सारे कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि स्मोकिंग जो होता है, सो दैट सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। थोड़ा सा मेरे को पॉज लेना पड़ा था वीडियो के बीच में, मेरे पास पेशेंट आए थे। एनीवेज, तो सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग बोला गया है। तो ट्राई एंड बी एक्टिव एज मच एज पॉसिबल। आपको कोई भी क्वेरी हो कभी भी किसी भी तरीके का, यू कैन ऑलवेज मेल मी एट, लिख लीजिए मेल ID, D फॉर डॉक्टर, R फॉर रजत, सो dr.rajat RAJAT public@gmail.com. So you can post your query. आपको कुछ भी हो सकता है, या फिर यू कैन ऑलवेज कमेंट। जब भी देखूंगा ईमेल ID अपने थोड़ा सा व्यस्त शेड्यूल में, I will try and answer your queries. Spread this video so that this video reaches someone, या who might need it. क्या होता है, अगर हमारे पास ये नॉलेज पहले से हो कि हार्ट का पेन किस तरीके का है, तो हार्ट के पेन में ना टाइम इज मसल, जल्दी से इलाज हो जाए तो हार्ट में जो क्षति होती है काफ़ी हद तक रुक सकती है। एक बार क्षति हो जाती है ना, फिर उसका रिपेयरिंग में ना बड़ा टाइम लगता है, और मन भी बड़ा मज़ेदारी नहीं आती मुझे तो। और मज़ेदारी की बात क्या है कि ठीक तो हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट इवन आफ्टर दी ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन जो होता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो उन चीज़ों से बचो, टाइम पे आओ, अपने सिम्टम्स खुद ही पहचानिए भाई। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तो आजकल ऑलमोस्ट हर शहर में कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जहाँ पर नहीं है वो फिजिशियंस हैं। आप फिजिशियन से मिलें, उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। इट इज़ जस्ट दैट कि वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए फिजिशियन टू नो हाउ टू रीड एन ECG, गेट योर इको डन। ट्रोपोनिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पूरी बॉडी, ये समझ लीजिए कि आपके हार्ट को बचाने में लग जाती है। जब तक आपका हार्ट है तब तक आप हैं। ब्रेन जो होता है वो आपका मन होता है, वो आपको आप बनाता है। मेरा नाम रजत है, एक्चुअली मेरा नाम रजत जो है वो इट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्रेन, बट वो ब्रेन को भी जो शक्ति मिली है अपने आप को रजत कहलाने के लिए, वो हार्ट से मिली है। जब तक आदमी जिंदा है तब तक उसका मतलब, जब तक हार्ट चल रहा है तब तक आदमी जिंदा है, जब हार्ट नहीं चलता है तो आदमी को मृत घोषित कर दिया जाता है। द लास्ट आर्गन टू फेल इन द ह्यूमन बॉडी इज द हार्ट, बिकॉज हर चीज़ में हार्ट को बचाने लगा देती है शरीर। तो आप भी थोड़ा उसको टेक सम प्रोएक्टिव स्टेप्स, ट्राई एंड कीप योरसेल्फ हार्ट हेल्दी, गेट योर लिपिड प्रोफाइल चेक्ड, अपना लिपिड प्रोफाइल करवाइए, अपना क्रिएटिनिन रिपोर्ट करवाइए एनुअल, एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। बीइंग हेल्दी इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हफ्ते में 2 दिन हेल्दी रहता हूँ, 5 दिन आई कैन बी इन हेल्दी, या मैं महीने में 5 दिन अच्छे से करता हूँ, बाकी 25 दिन ऐसे ही हैं। तो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। सो इफ़ यू वांट टू लिव लॉन्ग, यू हैव टू शो दैट डेडिकेशन, you have to work hard on yourself, and working hard on yourself will give the best results, and make you healthy. मैं आगरा हार्ट सेंटर में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। अपॉइंटमेंट के लिए नीचे दिया गया नंबर होगा 7830000618। अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थर्सडे ऑफ रखता हूँ, संडे इवनिंग ऑफ रखता हूँ। थोड़ा सा अपने को भी स्ट्रेस लेवल कम करने रहते हैं ना, तो बस यही सब बातें हैं। ठीक है, एंजॉय करिए।